बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, अपोजिशन के शोर शराबे में आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खिताब किया। उन्होंने कहा कि हकीकी कोशिश करेंगे कि सियासी दर्जा हरारत को कम कर सके। इसके अलावा हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया है और बलोचिस्तान काबीना जो है कल हल्फ उठाएगी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों को जो है मुफाहमत की तजवीज़ दी गई है। क्या कहें? देखिए, ये इरेलीवेंट से वाक़यात हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहे हैं। इरेलीवेंट से जो मजमूई रियासत के इशूज़ हैं वो फिर वही बात कही है, मुकम्मल तौर पे वो अलग हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इकॉनमी है और सोशल अनरेस्ट है और फॉरेन पॉलिसी, ये इशूज़ हैं। तो ये जो भी कुछ हो रहा है, इसी सिस्टम जो भी कुछ है, ये सिस्टम उन 3-4 जो बुनियादी अहदाफ हैं उनको उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है इस पूरे सिस्टम का। ठीक है, मैं नहीं जानता। अब ये तो देखिए ना, मतलब गुर्बत ख़त्म करेंगे और ये करेंगे सारे, ये हर हुकूमत का यही होता है। तो वो गुर्बत तो नहीं ख़त्म होती, गरीब ख़त्म हो जाता है। तो अब मसला ये है कि इसमें आने वाले दिनों में, मैं अब रोज़ सियासत पे बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये इरेलीवेंट सा सिस्टम है, इरेलीवेंट है मुकम्मल। रियासती मामला से इसका ताल्लुक, ये जमहूरियत भी नहीं है, ये जमहूरियत है भी, ये पता नहीं क्या है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके रहनुमाओं से, एक तो वो बात टीवी मीडिया पे आ रही है, इससे वो हट के बात कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए बड़ी, मैं उसका मुंतज़िर हूँ कि नवाज शरीफ साहब को हमने देखा है बहुत क्लोजली। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस मामले पे जो जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू है और जो बातें राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं या साद रफ़ीक साहब कर रहे हैं या बाकी लोग कर रहे हैं, तो वो कैसे, क्या मामलात हैं मुस्लिम लीग नवाज के, उनके मामलात क्या हैं, मतलब उनकी हुकूमत है नहीं है, क्या कितनी है, क्या मामला, मतलब अभी मेरा ख्याल है कि जो उनके लोग भी कह रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में वो बात करें और बताएं कि क्या मामलात हुए। दूसरा मामला जो है वो ये है कि तहरीक इंसाफ, अब तहरीक इंसाफ ने आज पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एहतजाज किया। अच्छा, ये तो जब हमेशा होता है, गुलाम इसाक़ खान साहब के, मुशर्रफ साहब का जो भी सदर होता है तो एक एहतजाज होता है। लेकिन ये है कि ये वो अपनी जगह पार्लियामेंट में, उससे नज़र ही आया कि पार्लियामेंट में बहुत बड़ी तादाद मौजूद है तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ की एक बड़ी तादाद पार्लियामेंट में मौजूद है। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है, इसमें वो एहतजाजी तहरीक अपनी जगह जन्म लेना है उसने। अब वो क्या शक्ल इख्तियार करती है आने वाले दिनों में, क्या उसमें GDA आती है, क्या उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब अलग से जो उन्होंने ऐलान किया हुआ है वो अलग से आते हैं, या ये है कि वो इस तहरीक का हिस्सा बनते हैं, क्या उस तहरीक के नतीजे में इस अरेंजमेंट पे जो कि हुकूमत है, ये अरेंजमेंट कितना हिलता है, कितना अपनी जगह पे मुस्तहकम होता है, तो ये आने वाले दिनों में देखना है। लेकिन मैं मुसलसल ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होगा आने वाले दिनों में, 2-3 बातें वो खित्ते के और दुनिया के हालात तय करेंगे, और वही हो रहा है और नज़र भी आ रहा है सबको। और दूसरी बात यह है कि ये एक बात मैंने हमेशा की थी और उस वक्त भी की थी जब खान साहब की हुकूमत थी, कि खान साहब की हुकूमत के बाद एक ब्लैक होल आ जाएगा, और ब्लैक होल में कोई नतीजा सामने समझ नहीं आएगा। एक सिस्टम होगा जो डामाडोल सा हो रहा होगा, चला रहे होंगे, वो गिर रहा होगा, इधर से पकड़ रहे, उधर से निकल रहा होगा, वो एक अजीब सा एक अरेंज, तो वो इस वक्त है और वो हमें नज़र भी आ रहा है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो अवाम पे कर रहे हैं। तो ये जो है, अब इसको कैसे कुछ शक्ल दे के इसको बिठाया जाएगा, सिस्टम को कैसे चलाया जाएगा, क्या होगा, तो वो आने वाले दिनों में जो है वो देखना है। और नवाज शरीफ साहब उसमें देखें, खान साहब की तो हुकूमत नहीं है, वो तो जेल में उनके, लेकिन बात यह है कि नवाज शरीफ साहब क्या बात करते हैं इस पर। असल मामला ये है तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है नहीं है, उनके वज़रा क्यों ये बात कर रहे हैं, और दिन ब दिन वो ज़्यादा जावेद लतीफ़ साहब या बाकी लोग ज़्यादा खुल के बात करने लगे हैं। तो वो क्या है नवाज शरीफ साहब का मामला, वो आने वाले दिनों में वो भी एक मामला जो है वो हमारे सामने आना है। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं और मज़ीद खुरेजी की तरफ जा रही है दुनिया, खुरेजी की तरफ। हुआ ये है कि एक तो तमाम तर जो मुज़ाकरात हो रहे थे जंग बंदी के लिए वो ख़त्म हो गए। गज़ा
में जंगबंदी के तमाम माहदे अब तक जितने हो रहे थे वो सब ख़त्म हो गए। उसमें पेरिस में होने वाला माहदा, उसमें दो रियासती जो जिसकी तरफ जाना था, वो मामला जो जंगबंदी के बाद जिसमें अरब ममालिक की फ़ौज ने वहाँ जाना था, जो सऊदी अरेबिया, बाकी ये सारे जो हैं, ये बात सारी ख़त्म हो गई है इस वक्त। और ये मामला ख़त्म हुए हैं और अचानक ख़त्म होकर दुनिया को एक बड़ी जंग, एक ऐसी जंग जिसके बारे में यूक्रेन का ये कहना है कि अगर हम हार गए और रूस जीत गया तो ये तीसरी आलमी जंग का आगाज़ लोग जहन में रखेंगे, यहाँ से हुआ, यूक्रेन से हुआ, गज़ा उसमें बाद में। और उनका जो ये स्टेटमेंट है वो ज़ाहिर है कि तारीख़ में ये बातें रह जाती हैं। मैं यहाँ पे 12th स्लाइड कोट कर रहा हूँ। ये टाइम्स जो एक मौकर तरीन अखबार बरतानिया, तो टाइम्स की इफ़ रशिया विंस इट कुड मीन वर्ल्ड वॉर 3 वॉन्स यूक्रेन। ये अपनी जगह पे ये बातें रह जाती हैं और इनको जो है आप इसको फिर न्यूज़ वीक देख लें, ठीक है। हम भी माजी के अखबारात कोट करते हैं ना, और मीडिया कोट करते हैं, तो इस वक्त ये यूक्रेन बात कर रहा है, ठीक है। और न्यूज़ वीक 10 स्लाइड, रशियन विक्ट्री कुड लीड टू वर्ल्ड वॉर 3। अच्छा, ये जो उधर जो है प्रेसिडेंट पुतिन ये कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 होगी अगर यहाँ पर नेटो उतरी और यहाँ पे बिल मंजूर। अच्छा, बिल जो है इमदाद का, उसके ऊपर जो है इस वीकेंड के ऊपर बहस होने जा रही है कि जी इसराइल और यूक्रेन को जो है वो 91 अरब का गालिबन उनके लिए 91 बिलियन डॉलर्स का एक पैकेज जो है उसके ऊपर बहस होने जा रही है। लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कि ये अचानक मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए हैं, इसको ख़त्म होना ना कहें, इसको आप कहें कि ये मुअत्तल होके एक तरह से बिल्कुल तहलील हो गए हैं। ये मुज़ाकरात जो हो रहे थे, जो कायरा में हो रहे थे और जो कतर में हो रहे थे और जो पेरिस में हो रहे थे और जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व था, जिसमें सऊदी अरेबिया, बाकी मुल्क सारे थे, और उसका फॉलो आउट अब बड़ा ख़राब होने जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जैसे यूक्रेन का कोई पीस प्लान आगे नहीं चला, तो यूक्रेन की जो जंग है वो अब उसमें चाइना सेटलमेंट के लिए आता है या सऊदी अरेबिया आता है। एक वक्त ऐसा था, ये सारे मुल्क आ रहे थे, अफ्रीकन यूनियन भी थी उसमें, इवन इंडिया भी था, लेकिन उसमें यूरोप के कुछ मुल्क शुरू में, लेकिन अब वो ऐसा फंस गया मामला कि उसमें उसको इतनी जल्दी आसानी से वो ख़त्म होने से रहा यूक्रेन का मामला। इसी तरह से ये जो मामला है ये जो है इसके असरात वेस्ट एशिया तक नहीं रहेंगे, इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया में जाएंगे। कहीं ना कहीं पर बातचीत होनी थी और जारी रहनी चाहिए थी और मुल्कों को दरमियान में रहना चाहिए था, लेकिन दरमियान में से मुल्क जो है वो निकल गए हैं। और ये जो है ये सबसे पहले तो इसमें जो बात ख़राब हुई है, जो मेरे ख्याल से बहुत अजीब सा मामला हुआ, वो कतर, हमारा बरादर मुल्क कतर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा इन तमाम मुज़ाकरात में। कतर में हमास की लीडरशिप भी, कतर में जो है वो अमेरिकन सेंटकॉम भी, और काफ़ी बड़ी तादाद में, ज़ाहिर है सेंटकॉम है वहाँ पे, तो एक बड़ी तादाद में अमेरिकन प्रेजेंस है वहाँ पे। तो वहाँ पर ये हुआ कि उनके जो थर्ड स्लाइड अगर हम दिखाएं तो ईस्टर्नी हॉवर हैं, ये इन्होंने जो है ये एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा सख्त स्टेटमेंट। ये इससे पहले पिछले महीने भी ये बात होती रही है, हमारे सामने ये बात आती रही है, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और ये जो ईस्टर्नी हॉवर हैं, इन्होंने कहा कि जो थर्ड स्लाइड हम दिखाएं कि इन्होंने स्टेटमेंट दिया, कांग्रेसमैन है, इन्होंने कहा कि कतर जो है वो हमास के ऊपर प्रेशर डाले और होस्टेजेस को रिलीज़ करे और टेम्प्रेरी सीज़ फायर की तरफ जाए, लेकिन ये है कि दूसरी सूरत में कतर के साथ हमारे जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो हमें नज़रसानी करनी चाहिए। अच्छा, पिछले कुछ दिन पहले अगर 8th स्लाइड हम दिखाएं तो टेड बर्ड जो यूएस सेनेटर हैं, उन्होंने भी दीगर सेनेटर्स के साथ ये बायपार्टिजन, यानी रिपब्लिकन्स भी और डेमोक्रेट्स भी, उनके साथ ये स्टेटमेंट आया था। 8th स्लाइड, सेनेटर्स बर्ड एंड अर्स्ट कॉल ऑन कतर टू एक्सपेल हमास लीडर्स।
तो कतर जो है, कतर के ऊपर अब देखें, कतर एक ऐसा मुल्क है जिसने ये अफ़गानिस्तान की डिप्लोमेसी में भी एक रोल प्ले किया, और उसके बाद कतर एक ऐसी जगह जो इसमें भी रोल प्ले करा था, और अमेरिकन ऑन बोर्ड कतर में थे। लेकिन ये हुआ कि वहाँ पे कतर के ऊपर एक प्रेशर पहले नेतन्याहू ने बिल्ड किया, पहले कायरा पे बिल्ड किया, फिर कतर पे बिल्ड करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद ये हुआ कि वो कतर में तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें जो कतर के वज़ीर आज़म, ये मैं 5th स्लाइड यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उनके वज़ीर आज़म और जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान थानी, जो इन तमाम मुज़ाकरात में कतर एक अहम रोल अदा करा था। तो उनकी तरफ से ऑफिशियल जो आज स्टेटमेंट आई है, 5th स्लाइड, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये बयान दिया कि कतर इवेल्युएटिंग मीडिएशन टू एंड वॉर रिजेक्ट्स अटैक ऑन इट्स रोल। एक तो उन्होंने कहा कि हम अरसर नौ इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि हम इस मीडिएशन में कोई रोल ख़त्म करें, अपना रोल जो प्ले कर रहे हैं उसे हम दोबारा करें। और एक तो उन्होंने जो अटैक्स हुए हैं अपने उनके कतर के रोल पे, उसके ऊपर उन्होंने शदीद उसकी मजम्मत की, और उन्होंने कहा कि ये जो हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं कतर पे, तो हम इसके ऊपर इवेल्युएट कर रहे हैं अपनी मीडिएशन, कि हम इसमें करवाएं मीडिएशन। क्योंकि देखें, कभी बाइडेन वहाँ फ़ोन करते हैं, कभी जो है वो वहाँ पे वो इनको मिस्र के प्रेसिडेंट को फ़ोन करते हैं, इधर फ़ोन करते हैं। और कभी ये होता है कि वो उनके सेनेटर्स बात करनी शुरू कर देते हैं उनका। तो कतर ने कहा कि भाई हम इससे अपना रोल, जो भी रोल है हमारा, वो हम इसमें अरसर नौ इस पर गौर कर रहे हैं। फ़िलहाल हम इसमें जो है वो मतलब एक साइड पे कतर ने अपना जो मीडिएटिंग रोल था उसको कतर ने कहा है कि हम इसको एवेल्युएट करेंगे दोबारा। इसी दौरान जो है वो अभी कुछ देर के बाद सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है, और सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में फ़लस्तीन को जो है वो एक आज़ाद रियासत तस्लीम करने के हवाले से वहाँ पे वोटिंग हो रही है। और चाइना ने और रशिया ने और बाकी मुल्क जितने हैं उनकी अक्सरियत जो है उसने हमायत की है। कुछ मुल्क एब्सटेन करेंगे, लेकिन अमेरिका वीटो कर देगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्ला हयान जो है वो न्यूयॉर्क में है, वो अमेरिका में है। न्यूयॉर्क, ये ध्यान में रखें, अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो है तो अमेरिका में, लेकिन वो अमेरिका अगर किसी मुल्क के साथ ख़राब ताल्लुकात भी रखता है तो भी अक़वाम मुत्तहिदा में अगर वो मुल्क उसका वीज़ा, उसके मामला सारे, यानी अक़वाम मुत्तहिदा न्यूयॉर्क में जो है या जनीवा में, आप समझ लें कि वो भी सारी दुनिया का ही है। तो अगर ईरान के या किसी और मुल्क के नुमाइंदे नहीं जा सकते वाशिंगटन डीसी, तो वो न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा तक वो जा सकते हैं। तो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो ख़ुद पहुँचे हुए हैं वहाँ पे, और वहाँ पर अभी फ़लस्तीनी रियासत के लिए वोटिंग हो रही है। वोटिंग को गालिबन वहाँ पे जो मेरा अपना ख्याल है कि अमेरिका वीटो करेगा। कुछ देर पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने पाबंदियाँ लगाई हैं पासदाराने इनकलाब पे, ईरान पे, और वो पाबंदियाँ जो हैं वो लगाई हैं इसराइल पे, जो जवाबी कार्रवाई हुई, और उसके नतीजे में कुछ शख्सियात हैं जिन पे पाबंदी लगी है, और कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि ईरान के ड्रोन या मिज़ाइल सिस्टम के अंदर हेल्प करने में कोई उनकी मदद वगैरह कर रहे थे, उन पे पाबंदियाँ लगा दी। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि चूँकि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए इस मरहले पे, तो यहाँ पर इसराइल ने ये कहा है कि हम ईरान पर हमला जो है वो कुछ देर के लिए उसमें ताख़ीर कर रहे हैं, लेकिन रफ़ा पर हमें ऑपरेशन की इजाज़त दी जाए। और जो इसराइल है वो ये कह रहा है कि हमें अमेरिका की तरफ से खामोशी से रजामंदी हो गई है कि ठीक है, आप अभी ईरान पे हमला ना करें, फौरी तौर पे जवाब ना दें, और ये पास ओवर गुजरने दें, और उसके बाद आप ये 30 तारीख को पास ओवर जो है इसकी जो तातीलात वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो उसके बाद आपने जो करना है आप करें। लेकिन इस दौरान जो है वो इसराइल ये कह रहा है कि हमें रफ़ा पे इजाज़त मिल गई है, और रफ़ा पे दोबारा जो है वो फ़ौजी कार्रवाई शुरू हो गई है, यानी कत्लेआम शुरू हो गया। पास ओवर जो है ये एक्सोडस है, ये जो अहदनामा कदीम है, जिसके पहले 5
जो हिस्से हैं जिनको तौरात कहा जाता है। तो अहदनामा कदीम में भी है इसका एक्सोडस का जिक्र, और ये एक्सोडस जो है इसको ये पास ओवर, ये आप समझ लें कि सबसे बड़ा अगर कोई यानी जो ज्यूज़ हैं उनकी आप समझ लें कि ये जैसे क्रिसमस या ईद या ऐसे कोई त्यौहार इस किस्म के ये 7 दिन की वहाँ पे ये, और कुरान शरीफ में भी इस वाक़े का जिक्र है। ये एक्सोडस वो है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये वाक़या अहदनामा, मैंने कहा ना कि अहदनामा कदीम में भी है और ये जो अहदनामा जदीद उसमें भी है और कुरान शरीफ में भी इस तरफ इशारा होता है। तो ये वो 7 दिन की तातीलात हैं जिनके दौरान बनी इसराइल को मिस्र की ग़ुलामी से आज़ादी मिली थी। और इसमें जो है ये वो हैं जब ये वो अरसा है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो ज़ाहिर है कि फ़िरौन ने कहा था कि जो भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए, और क्योंकि ये बताया गया था फ़िरौन को कि जी ये बड़ा होके जो है ये, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी वालदा ने दरिया नील में उनको जो है वो एक पिंगोड़े में बास्केट में, और वो फिर फ़िरौन के घर में ही उनकी परवरिश हुई थी। और वो उसके बाद चले गए थे, और कुछ अरसे के बाद जो है वो जब कोहतूर से वापस आए तो उनको ये हदायत मिली। ये मैं अहदनामा कदीम के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, जो तौरात में जो यहूदियत के मुताबिक वही कहते हैं कि उनको ये हदायत मिली कि वो जाके फ़िरौन से बात करेंगे कि ये जो यहाँ पे जुल्म हो रहा है बनी इसराइल पे वो जुल्म ख़त्म किया जाए। यानी जो अच्छा, उसको फ़िरौन को नहीं पता था कि ये हज़रत मूसा ही हैं जिनके बारे में ये है कि आगे जाके वो उनको मुख्तलिफ जोशी वगैरह हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, आप यहाँ से बनी इसराइल को उन्होंने आज़ादी दे दी। तो बनी इसराइल को लेके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हो गए। आपने कहा आप इनको छोड़ दें, मैं इनको लेके चला जाता हूँ, आप इनको कत्ल ना करें। उन्होंने कहा अच्छा, गुलाम बना के बड़ा जुल्म हो रहा था बनी इसराइल पे, फ़िरौन कर रहा था, तो बनी इसराइल को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम चले गए। तो जब निकल गए वहाँ से, जिसको एक्सोडस कहते हैं, तो फ़िरौन का जो है वो ज़हन चेंज हो गया। उसने कहा कि ये तो गड़बड़ हो गई, अभी तो लोगों ने कहा कि भाई आपने तो जाने दिए, इनमें होगा वो जो आपका इक़्तिदार ख़त्म करेगा। तो फ़िरौन ने अपनी फ़ौजें भेजी, ये दरिया अहमर के ऊपर आके रेड सी वो दरिया अहमर जो कि मिस्र और सऊदी अरब के दरमियान है। तो वो जो रेड सी जिसको हम रोज़ जिक्र करते हैं, तो रेड सी तक जब पहुँचे तो मिस्र ख़त्म होता है रेड सी पे, ठीक है। तो रेड सी पे पहुँचे तो आगे पीछे फ़िरौन की फ़ौजें थीं और आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल थे। तो रेड सी वो दरिया नील नहीं था, वो बहरा अहमर था। तो बहरा अहमर जो है उसमें एक रास्ता बना और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ निकले। फ़िरौन की फ़ौजें जब पहुँची और उन्होंने देखा कि रास्ता बना हुआ है ये बहरा अहमर के दरमियान में, तो उन्होंने उसे क्रॉस करने की कोशिश की। आई रिपीट, वो दरिया नील नहीं था, वो दरिया अहमर था, ये सॉरी बहरा अहमर था, रेड सी था। तो रेड सी को उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की जब फ़िरौन की फ़ौजों ने, तो वो उसके बाद वो रास्ता बंद हो गया और वो सारी फ़ौजें उसमें डूब गई। अब ये वाक़या जो है ये ज़ाहिर है कि बनी इसराइल के लिए ये बहुत बड़ा वाक़या है, क्योंकि इसमें वो उन्होंने मिस्र से हासिल कर ली थी, उनकी ग़ुलामी ख़त्म हो गई थी। मिस्र में तो वो ग़ुलाम थे, एक बहुत बुरा उनके हालात थे। तो ये है वो ये दिन जो है ये 7 दिन तक ये उनके जो हैं ये आप समझ लें कि इस पीर से शुरू होगा और ये 30 तारीख तक ये इनके पास ओवर की जो एक्सोडस है उसकी ये जो तातीलात और मजहबी रसूमात और ये सारी। अच्छा, तो उनका ये कहना है कि जी इसके बाद हम अटैक करेंगे ईरान पे और हम इसको इस दौरान हमें जो है वो रफ़ा में इजाज़त दी जाए। तो रफ़ा में उन्होंने दोबारा जहरिए शुरू कर दिए। कतर ने अपने आप को पीछे किया है कि कतर जो है वो देखें दरमियान में जो कई दफ़ा ऐसा होता है जो मीडिएट कर रहा होता है ना, आखिर में वो सारे उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और ख़ासतौर पे इस पोजीशन में कि एक जब कमिटमेंट हो गई कतर में, जब मिस्र भी बैठा, उसमें अरब ममालिक भी बैठे, उसमें रशिया, सारी यूरोप बैठा सारा, और उसके बाद वो नहीं हो रहा माहिदा नहीं, और फिर कतर के ऊपर तो कतर ने अपने आप को कहा कि हम साइड पे होते हैं और आप इसको देख लें, इसमें जैसे भी है बस हम अपना रोल इसमें।
रफ़ा के ऊपर हमले का मतलब ये है कि एक तो वहाँ पे तकरीबन 12 लाख इस वक्त जो ज़ख्मी और यानी जो शुमाली गज़ा से या गज़ा शहर से या बाकी वो सारे रफ़ा में मौजूद हैं। और रफ़ा में अभी थोड़ी देर पहले दोबारा बॉम्बिंग शुरू हो गई है और इसका मतलब ये है कि मज़ीद इंसानी जाने जाएंगी। उनके जो एक रहनुमा हैं वहाँ के बेन गवीर, उनका ये कहना है कि फ़लस्तीनियों का एक ही हल है और वो हल जो है वो ये है कि मतलब इस मुआहदे से ना और इस रोज़ की बात कि हम बात करें और ये करें और वो करें, वो कह रहे हैं कि इसका एक ही हल है। बेन गवीर, ये मैं मिडल ईस्ट मॉनिटर को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, उन्होंने कहा इसका एक ही हल है कि जितने फ़लस्तीनी कैदी हैं ना जेलों में, सबका सर कलम कर दिया जाए। जो 9,000 लोग हैं उनका सर कलम कर दिया जाए जो जेलों में मौजूद हैं। ये बेन गवीर, ये 25 स्लाइड। अच्छा, अब इशू ये है कि तो ये चूंकि मामला अब एक जगह रुक, मिस्र ये कह चुका है बड़ी क्लैरिटी के साथ कि रफ़ा पे ऑपरेशन हुआ तो हम आपके साथ जो मुआहदा हुआ था मिस्र का, हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। मिस्र ही बहुत सेंसिटिव है इस मामले पे कि ये जो मतलब हर मुल्क की अपनी सेंसिटिविटी है। मिस्र की अपनी सेंसिटिविटी है और उर्दन की अपनी सेंसिटिविटीज़ हैं। ये जो पड़ोसी ममालिक हैं जितने, लेबनन की आप देखें ना, सीरिया, लेबनन, ये मुल्क, तो वो उन्होंने कहा कि हम इसराइल के साथ, लेकिन क्या वो करेंगे नहीं करेंगे या उनका क्या अब रोल होगा मीडिएशन के अंदर, ये अब देखना है। मुल्क डिस्टेबलाइज होना शुरू हो रहे हैं दोबारा। जॉर्डन में मुजाहरे हो रहे हैं। जॉर्डन को बड़ी तवक्को थी इस बात की कि ये मामलात मुज़ाकरात के तहत तय पा जाएंगे, लेकिन अब फिर जंग छिड़ गई है, तो ये अब मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। ईरान ने जो है वो ये कहा है कि जी हमारे जो हैंड्स हैं दे आर ऑन द ट्रिगर, और हमने जो है वो अमेरिका को और अपने सारे पड़ोसियों को पहले बता दिया था कि ये हमारे सफारत खाने पे हमला हुआ है, और हमारे सफारत खाने पे हमले होने का मतलब हमारी सरजमीन पे हमला हुआ है, और हमने उसका ये जवाब दिया है। लेकिन ये है कि हमने इस जंग को ऐसा जवाब नहीं दिया कि जंग फैल जाए, और अब अगर इसराइल की तरफ से रिटेलिएशन होगी तो हमारे हैंड्स ऑन ट्रिगर हैं, और हम अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी रिवाइज करने जा रहे हैं। अच्छा, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को उनकी रिवाइज करने का मतलब ये है कि, और साथ ही जो एक उनके सोर्सेज वो कह रहे हैं कि ये भी हमें इल्म है कि इसराइल के न्यूक्लियर किधर है। मतलब अगर इसराइल डिक्लेयर नहीं करता दुनिया के सामने, तो हमें तो इल्म है कि इसराइल के न्यूक्लियर किधर है। उनकी न्यूक्लियर तनसीबात जो हैं वो भी मतलब है कि हमारे हदफ में, इस तरह के उनके कमांडर्स का मैसेज आया है। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है ये है बिगाड़ की तरफ, क्योंकि इसमें जो असल मामला है वो ये है कि फ़लस्तीनी ये जो सीज़ फायर का मामला और ये सारा वो चला गया एक तरफ, और इसमें दोबारा अगर जंग शुरू होती है तो जंग शुरू होने में जो है वो यानी जंग से मुराद ये कि कत्लेआम दोबारा शुरू होता है रफ़ा में ख़ास तौर पे, तो उसका मतलब ये है कि ये फिर मामला जो है ये किसी और तरफ चला गया, और किसी और तरफ का मतलब ये है कि फिर आप इस पे कोवर्ट ऑपरेशन या असैसिनेशंस और किडनैपिंग्स और ये इस तरह के वाक़यात जो कि सफारतकारी की नाकामी होती है मुकम्मल तौर पे, और उस तरह का मामला जाते हैं। अच्छा, जो है वो ये यानी ये बिल्कुल आप समझें कि इस मरहले तक जाके मामलात का वापस जाना जो है, ये मामला जो है वो जो है ये बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी अमेरिका ने तरदीद की है इस बात की, ये मैं 15 स्लाइड मीडिया ही कोट कर रहा हूँ कि वाइट हाउस ने ये 15 स्लाइड। अच्छा, अगर आप देखें कि 14 में यरूशलेम पोस्ट कह रहा है कि यूएस अप्रूव्स रफ़ा ऑपरेशन इन एक्सचेंज फॉर नो इसराइली काउंटर स्ट्राइक्स ऑन ईरान। अभी हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हमें रफ़ा में ऑपरेशन की इजाज़त दी जाए। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही ये 15 स्लाइड वाइट हाउस कि ये हसास मौज़ूआत है, इसलिए रेफरेंस देना ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि जी नो ट्रूथ, यूएस गेव इसराइल ग्रीन लाइट फॉर रफ़ा ऑपरेशन। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि अमेरिका ने उनसे कहा है, लेकिन जैक सुलिवन की बात हो रही है चूँकि उस पर, तो अब जाहिर सी बात है कि अब ये मामला जो है ये ख़राब हो रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है वो स्काई न्यूज़ को मैं कोट कर रहा हूँ 13 स्लाइड। ईरान टेल्स इसराइल अवर हैंड्स आर ऑन द ट्रिगर, स्काई न्यूज़ 13th, एंड वॉन्स इट नोज वेयर इट्स न्यूक्लियर साइट्स आर। ये जहन में रखें कि हमें भी आपकी न्यूक्लियर साइट्स का पता है।
अच्छा, ये मामला जो है ये अब कहाँ पे जाएगा ये मैं नहीं जानता, क्योंकि देखें रफ़ा ये एक 2000 यानी 1991 में जब ये अरब ये पहली खलीजी जंग शुरू हुई है तो उसमें ठीक है बाद में अलकायदा बनी सब कुछ, लेकिन ये कि डिस्टेबलाइज मुल्क नहीं हुए। 2003 में जब ये मामला हुआ सद्दाम हुसैन वाला भी, तो उसमें भी मशरिक़ वस्ता डिस्टेबलाइज नहीं हुआ, लेकिन वो अपने अंडे बच्चे छोड़ गए वाक़यात पीछे। ठीक है, वो अपने एक दफ़ा जो मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाए, चाहे वो यमन हो या लीबिया हो या सूडान हो, तो वो स्टेबलाइज नहीं, वो इस्तेकाम की तरफ नहीं जाते। वो फिर फेल्ड स्टेट या कोई ऐसा रुख इख्तियार करते हैं जो कि एक अजीब सी उनकी पोजीशन बन जाती है। हालांकि उनके पास ज़ख़ायर भी होते हैं, दौलत भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो अंदरूनी उनका जो खल्फिशार है वो एक ऐसी जगह ले जाता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उस वक्त तक उनको ख्याल नहीं होता जब तक ऐसा ना हो जाए। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि ये, लेकिन फिर 2010-11 में जो अरब स्प्रिंग हुई, अरब स्प्रिंग में ये तमाम मुल्कों में एक वाक़या तो कोई ट्रिगर होता है ना, लेकिन उसके बाद जो फैलते चले गए वो उसमें ये हो गया कि जनाब वो कई मुल्क डिस्टेबलाइज हुए, कई मुल्कों ने अपने आप को बचा लिया। लीबिया नहीं बचा सका, लेकिन और कई खलीजी रियासतों में भी, लेकिन उन्होंने अपने आप को मुकम्मल ताकत के साथ जैसे भी उन्होंने अपने आप को डिस्टेबलाइज नहीं होने दिया। अब मसला ये है कि ये जो डिस्टेबलाइजेशन है, मुझे इस बात का खदशा है कि अगर ये मुजाहरे बढ़ते हैं और ये मुजाहरे अरब स्ट्रीट तक या बाकी जगहों तक जाते हैं, तो ये मुल्क डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ना चले जाएं। बड़ा हसास ये मामलात हैं, बड़े हसास मामलात हैं। ये मुज़ाकरात की मेज़ पे ही हल हो सकते हैं। अगर देखें जो यूक्रेन ने कहा है कि जो मदद हमारी करनी थी, $96 अरब का मुआहदा बिल इस हफ्ते इस वीकेंड पे पेश हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो पैसे हैं ये हमें गुजरे हुए कल में चाहिए थे, आने वाले कल में शायद ही हमारे लिए मददगार साबित ना हो, क्योंकि रशिया जो है वो बहुत आगे जा चुका है, यानी बहुत ज़्यादा यूक्रेन के अगेंस्ट। तो उन्होंने कहा कि ये यूरोप में और बाकी जगहों पे अगर हम पहले मिल जाता, गुजरे हुए कल में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता, आने वाले कल में क्या होगा हम नहीं जानते। अच्छा, तो अब इसमें इशू ये है सारा कि ये अगर मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, फ़िलहाल तातुल पे चले गए हैं और रफ़ा में ऑपरेशन शुरू होता है, तो इजिप्ट उस पर क्या करेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट। इजिप्ट क्या करेगा, देखें कतर, अच्छा कतर में एक अजीब मामला हुआ। कतर में ये हुआ कि एक तो उन्होंने आज वहाँ पे तुर्क वज़ीर ख़ारजा थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि अच्छा ये भी प्रेशर आ रहा है कि जी कतर से हमास के रहनुमाओं को बाहर निकाला जाए, और ये कतर इस पर एग्री नहीं कर रहा। उन्होंने कहा ठीक है, हम मुज़ाकरात से अपने आप को अलग कर रहे हैं बाकी। लेकिन एक और दिलचस्प बात ये हुई है कि जो तैयब उर्दुगन है, उन्होंने इस्माइल हानिया को सरकारी दौरे पे बुला लिया है अंकारा, तुर्की। और इस्माइल हानिया जो हैं वो 7 अक्टूबर के बाद पहली मरतबा वो 20 तारीख को वो रजब तैयब उर्दुगन जो तुर्क सदर हैं, उनके वो मेहमान होंगे, ख़ास मेहमान होंगे तुर्की में। यानी आप ये देखें कि इस मरहले पे तुर्की जो है, जब ये बात हुई कि जी, और तुर्की ये देखें, ये जो कतर है ना, कतर है मेजर नॉन नेटो अलाई। नेटो में नहीं है ना, कतर नेटो में कहाँ से आ गया, लेकिन ये है कि सेंटकॉम है वहाँ पे, तो कतर एक मेजर नॉन नेटो अलाई अमेरिका। तुर्की नेटो है, तुर्की नेटो का मुल्क है, और तुर्की ने कहा है कि हमास यहाँ पर आ जाएं आप, और हम देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि ये बात दोबारा है कि जी एसेसिनेशंस और जो दोबारा कोवर्ट ऑपरेशंस और ये और वो सारा ये शुरू हो गया है, और ये पूरी दुनिया में देखें ना, मुख्तलिफ मुल्कों में अचानक जो है वो वाक़यात हो रहे हैं, मारा जा रहा है, धमाके हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उनके पीछे क्या है, क्या नहीं, डिस्टेबलाइजेशन। मैं इसीलिए बार बार गुजारिश ये कर रहा हूँ अपने अकाबरीन से कि जो दुनिया में और ख़ित्ते में होने वाले वाक़यात हैं, बराह करम यहाँ पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब स्टेबिलिटी कैसे है, कैसे, अब देखें ना, वो मतलब रोटी कम होती है तो पेट्रोल बढ़ जाता है, पेट्रोल मतलब है कि वो जो नान भाई हैं वो हड़ताल पे चले गए, वो मसला आ गए। नवाज शरीफ साहब को क्या वो कहना चाह रहे हैं, उनकी हुकूमत है नहीं है, तहरीक चलेगी, कैसे होगा क्या। तो बात यह है कि ये अब मामला जो है, इसको जो एक रियासत का एक होता है ना कि आपको एक पूरी, अभी तक तो हम ठीक हैं, वही वाली बात, हम बैलेंस करें सऊदी अरेबिया, बैलेंस करें ईरान, हम बैलेंस करें चाइना,
बाकी सारे। लेकिन इसके बाद अगर ये इंटरनल अनरेस्ट अगर बढ़ता है तो पाकिस्तान, वो कहते हैं ना कि मिडल ऑफ द स्टॉर्म्स है चारों तरफ से, तो इसमें जो है अच्छा एक और तूफान जन्म ले रहा है, वो भी आप वक्फा लें उसके बाद बात करते हैं। एक नया तूफान जन्म ले रहा है और वो अचानक हुआ है और गैर मुतवक्किल तौर पे हुआ है। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि जो भी मौजूदा हालात हैं ऐसे में पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लाना बहुत ज़रूरी है। हर मुल्क में इस्तेकाम लाना आना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टर्मोइल है ना, मुल्कों का अंदर का टर्मोइल, ये मतलब है कि मतलब एक दफ़ा देखें ना, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बड़े बड़े स्टेबल मुल्क डिस्टेबलाइज हो गए हैं। मतलब कहीं पे मुजाहरे हो रहे हैं यूरोप के कई मुल्कों में, मतलब राइट विंग सामने आ रही है, वो अजीब सा एक दुनिया एक हिजान का शिकार, रिसेशन में जा रहे हैं। और उसमें ये तलखियाँ बजाय इसके कि ये फोरम्स, चाहे यूनाइटेड नेशन का फोरम हो या कोई भी और फोरम्स हो, वहाँ पे बैठ के कोई मसाइल का हल ढूंढा जाए, ये मसाइल वहाँ तक जा नहीं रहे। चाहे यूक्रेन हो, चाहे वो गज़ा हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो इंडिया चाइना हो, चाहे कोई भी इशू हो, ये नहीं पाकिस्तान इंडिया हो, कोई भी मुल्क हो, तो वो यूएन के अंदर नहीं जा रहा, वो यूएन से बाहर ही बाहर मुल्क तय कर रहे हैं। वहाँ पर करना करारदादों की कोई अहमियत है ना, वहाँ पर कोई प्रॉपर डिबेट हो पाती है। वो सवाए इसके कि एक दूसरे को बैश करें, एक दूसरे को बुरा भला करें, और उसके बाद वो खुदा अल्लाह खैर सल्ला। तो वहाँ तक जाते जाते कि जहाँ तक फ़लस्तीनी रियासत को मंजूर करने की बात हो रही थी, अब यह है कि वो वीटो की दोबारा बात शुरू हो गई। तो वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो एक डेडलॉक वहाँ पे मौजूद है। लेकिन इस दौरान जो है वो एक और बात जो है वो बड़ी अजब सी हुई है। देखिए पिछले दिनों जो है वो, और ये सारे वाक़यात जो हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, जो मैं हमेशा बात कहता हूँ। ये पिछले दिनों जो है ये ट्रायलेटरल समिट हुई है पहली दफ़ा, जो प्रेसिडेंट बाइडन की, तो प्रेसिडेंट बाइडन ने बुलाया, दावत दी जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर को और उनके साथ कशीदा जो हैं, और उनके साथ जो है वो उन्होंने बुलाया मार्कोस जूनियर को, जो कि फ़िलिपीन के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं दोबारा। अच्छा, अब ये जो फ़िलिपीन है, इसका हम पहले भी बात कर चुके हैं, साउथ चाइना सी, ये कोई 7,000 7,500 जज़ायर पे मुश्तमिल एक मतलब बहुत सारी जज़ायर, मनीला जिसका कैपिटल है। अब जो वहाँ पर ये पहले आप समझें कि ये 19वीं सदी से यहाँ पे अमेरिकन प्रेजेंस है, और 19वीं सदी से यहाँ पर अमेरिकन प्रेजेंस है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये कंबाइंड एक कमांड होती थी यहाँ पे सारे, और वो जो हैं वो अमेरिकन प्रेजेंस, डच भी थे उसमें। ये सारी जो कमान है ये निकल गई थी जब जापानीज़ के साथ जंग हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान यहाँ पर आया, और जापान आके जापान ने कब्ज़ा किया, और जापान जो है वो फ़िलिपीन और जापान, अब आप देखें जापान और फ़िलिपीन दोनों मौजूद थे वहाँ प्रेसिडेंट बाइडन की समिट में। हालांकि जापान ने कब्ज़ा किया और यहाँ से अमेरिकन को निकाल दी, तारीख ही है। जब ये जंग ख़त्म हुई और जापान ने सरेंडर किया, जब जापान की एम्पायर ख़त्म हो गई, और ज़ाहिर है वो ख़त्म किस तरह से हुई कि जब 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे उन पर, तो उसके बाद ये हुआ कि दोबारा फ़िलिपीन में जो है वो अमेरिकन बेसिस अपनी जगह कायम हो गई। और ये जो फ़िलिपीन की जो अमेरिकन बेसिस हैं ये अमेरिका के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने कहा ना हिस्टोरिकली ये अगर दुनिया में कुछ 750 बेसिस हैं अमेरिका की 80 के करीब मुल्कों में, लेकिन ये बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि ये जो बेसिस हैं, ये जो साउथ चाइना, मिडिल ईस्ट में भी इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका से मुझे नहीं पता कि वो बेसिस अब उनकी जो ख़त्म हुई तो क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी अफ्रीका के बारे में, लेकिन वो वहाँ से बेसिस का ख़त्म होना, लेकिन अब अमेरिका नहीं चाहेगा किसी सूरत भी कि इराक से उसकी बेस ख़त्म होना एक बहुत खौफनाक चीज़ हो जाती है ना। देखें ना, चाइना की बेस जिबूती पे है, ये बेसिस का बनना इन पार्ट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस की कितनी बेसिस हैं, कहाँ प्रेजेंस कितनी है। अब हुआ ये कि इन्होंने जनाब वहाँ पर उनका एक इन्हांस डिफेंस कॉपरेशन जो है वो एग्रीमेंट है फ़िलिपीन के साथ, और फ़िलिपीन में उनकी 5 तो पक्की बेसिस हैं, 5 तो उनकी बड़ी सॉलिड बेसिस मौजूद हैं। अब जनाब इन्होंने ओबामा दौर में ये हुआ कि जी उसको डिफेंस एग्रीमेंट को इन्हांस कर लिया जाए थोड़ा सा। तो ये हुआ कि मज़ीद फ़िलिपीन की बेसिस हों, वो ये अच्छा ये तय हो गया कि फ़िलिपीन जो है वो अपनी 4 बेसिस, मज़ीद 4 जो बेसिस हैं वो उन्होंने दे देनी है
जो है वो, ये मैं अगर 22वीं स्लाइड, ये चंद कुछ अर्से पहले की कि यूएस फिलिपीन एड 4 मोर साइट्स टू EDCA मिलिट्री बेसिंग एग्रीमेंट, यानी 4 मजीद फौजी अड्डे। अच्छा, ये जो 4 अड्डे हैं ना, इनमें से अगर हम ये देखें ना, ये जो कैगायान का है जैसे बेस है, तो कैगायान की बेस इसलिए इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए कि ये बिल्कुल ताइवान की तरफ है। अगर हम देखें तो कैगायान ये ऊपर है, ये तो वो हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं। जो नई हैं, जो उनका नक्शा भी हमने पहले दिखाया था, ये तो ऑलरेडी हैं, ये तो ऑलरेडी हैं। ये जो हैं, ये तो दुनिया की प्रेजेंस है नहीं। ये जो है ना, जिसमें ये जो कागयान वाली, इसकी इंपॉर्टेंस ये थी, ये अमेरिका को इसलिए चाहिए थी कि ताइवान की तरफ है। अच्छा, दूसरी जो है वो स्पार्टले की तरफ, ये स्पार्टले आइलैंड्स पे चूँकि चाइना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है, और चाइना तो ये नीचे अगर वाइट एक हम दिखा सकें बिल्कुल नीचे, तो ये पलावा के जजीरे पे एक एयरबेस, इनको एक फौजी अड्डा अमेरिका को चाहिए था, क्योंकि स्पार्टले आइलैंड्स में चाइना पहुंचा हुआ है, ये ज़हन में रखें। और इसी तरह इजाबेला जो है ये भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये ताइवान की तरफ। अब ये पूरा जनाब वहाँ पर हुआ, एग्रीमेंट साइन हो गए, तय हो गया मामला, सब कुछ हो गया। अभी हमने जिक्र किया वहाँ पे जापान के गए, उनका कितनी आओ भगत हुई, सब कुछ हुआ, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने पहली दफ़ा जापान और फिलिपीन के दोनों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को मिलवाया, आपस में सारी बात हुई, कहानी ख़त्म हो गई, बात आगे साइन हो गए 100 बिलियन के, इसके उसके वो सारे एग्रीमेंट हमने बताया कि सारे वो फिल्म। अब जनाब जो मार्को जूनियर हैं, उन्होंने कहा हम तो अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। और ये मैं 23rd स्लाइड कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, एसोसिएटेड प्रेस की, और उसके बाद मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ 24। अच्छा, ये खबर बहुत बड़ी खबर है। अगर आप इस खबर को एक खबर बराए खबर लेंगे ना, नहीं, ये बहुत बड़ी खबर है कि फिलिपीन जो है उसने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया मजीद। अच्छा, ये स्ट्रेटेजिक, ये जो है ना, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसकी वजह यह है कि पहले जो अड्डे हैं वो मतलब अमेरिका, ये ओबामा दौर में तय हुआ था मामला, ये ओबामा दौर में, फिर ट्रंप दौर में, ये यहाँ पर अमेरिका तो फाइनल एग्रीमेंट के लिए उन्होंने बुलाया, और ये सारा कर आके वहाँ पे अभी वहाँ से ट्रायल लेटर सबमिट करके वापस आए। और साथ ही ये अगर 24th स्लाइड हम देखें राइटर्स की, देखें इशू ये है कि फिलिपीन के मार्कोस जो है, उन्होंने कहा कि वी हैव नो प्लान्स टू ग्रांट यूएस एक्सेस टू मोर बेसिस। अब मसला इशू ये है सारा कि ये एक जगह से एक चीज संभलती है, दूसरी जगह से निकल जाती है। वॉइस ऑफ अमेरिका भी कह रहा है 20 स्लाइड, इट विल नॉट ग्रांट यूएस एक्सेस टू मोर बेसिस, यानी वो बिल्कुल जो है ना। और ये आपको मैं दौरे से पहले आपको दिखा दूं, ये 21वीं स्लाइड, फिलिपींस रिवीज लोकेशन ऑफ 4 न्यू स्ट्रेटेजिक साइट्स फॉर यूएस मिलिट्री पैक्ट। ये पैक्ट करने के ये तैयार होके गए थे, वहां सारा तय हो चुका था, लेकिन वापस आने के बाद 20 स्लाइड अगर हम दिखाएं, वॉइस ऑफ अमेरिका, फिलिपीन कह रहे हैं कि नहीं देंगे बेसिस। अब इशू ये है कि ये इतनी तेजी से तब्दील होते हुए मामलात हैं, यानी अगर मैं आप समझे कि कोई लीस्ट पॉसिबल कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था ना इस वक्त, तो ये कह रहा था कि फिलिपीन इनकार करेगा, लेकिन फिलिपीन जो है वो तो बहुत ज़्यादा, यानी मार्कोस को वहाँ लाए अमेरिकन, और बड़ी आवभगत हुई है मार्कोस जूनियर की, उनको बड़ा, और वो बहुत सारे मामला जो पुराने मार्कोस के वक्त के केसेस थे और ये वो सारे, तो अब मार्कोस जूनियर जो है उसने आके इनकार कर दिया बेसिस देने से। और जो वो बेसिस जो कि लोकेट हो चुकी हैं, जिनकी जगह है, और ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है इस वक्त में, देखें असल तो मामला चाइना के साथ है ना। और इस वक्त जो है वो वहाँ पर फिलिपीन का जो मीडिया है वो कह रहा है कि यहाँ पर बड़ी रिजनमेंट है कि बाकी बेसिस से भी ख़त्म करो, ये बेसिस की हमें ज़रूरत नहीं है, और हम क्यों फड्डे में पड़े हैं, ये वो फलाना डिमाका। फिलिपीन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है, चाइना के साथ उनके जो ये साउथ चाइना सी में उनका मैरीटाइम बॉर्डर ताइवान के साथ है, मलाइशिया के साथ है, वो मैंने कहा ना 7,500 के करीब जजायर हैं जो मिलके बनाते हैं फिलिपीन को। तो फिलिपीन एक बड़ा तगड़ा मुल्क, और वहाँ पर अमेरिकन प्रेजेंस 19वीं सदी से है, यानी 1892 या 93 में तब से वो मौजूद हैं, जब ये पुर्तगाली आए थे और सारे ऑस्ट्रेलिया सारे वो अमेरिका वहाँ मौजूद है, और बीच में कुछ अर्से के लिए जापान आ गया था। तो अब इशू ये कि वो पूरा एक पकड़ा है वहाँ पे मामला। साथ ये जो मशरिक़ वस्ता वेस्ट एशिया, इसका फॉलो आउट अब कैसे होता है, क्योंकि इसका फॉलो आउट देखें, इजिप्ट क्या पोजीशन लेगा। इजिप्ट की बड़ी क्लैरिटी है, इजिप्ट ही कह चुका है कि हम वो पीस ट्रीटी से निकल जाएंगे अगर रफा पे ऑपरेशन हुआ तो। और वहाँ पर इजिप्ट ने बड़ा, इन दिनों में इजिप्ट बहुत एक्टिव रहा है ये डायलॉग में, डायलॉग हो किसी तरह, देखें ना उनके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भी एक्टिव रहे,
उनके प्रेसिडेंट भी एक्टिव रहे, अमेरिकन जो विलियम बर्न्स है वो भी वहाँ पे आते रहे, प्रेसिडेंट बाइडेन की कई दफ़ा बात। अब कायरो का जो निकलना है इस मरहले पे, तो इसका मतलब जो कतर का निकलना है कि हम रिव्यू कर रहे हैं सारी पोजीशन को, तो इसका मतलब है कि सारा जो अब दरमियान में मामला है वो जाएगा इजिप्ट पे। अच्छा, इजिप्ट की नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और इजिप्ट के साथ भी कुछ यादें हैं फ़लस्तीनियों की कि भाई यहाँ से ये गज़ा जो है, ये तो गज़ा पहले फ़लस्तीनी इलाका होता था, गांव होता था, अभी तकसीम हो गया, ये हो गया। तो वो अब प्रेसिडेंट सीसी क्या करेंगे ये देखना है। क्या वो इसराइल के साथ कोई स्ट्रेट टॉक करेंगे या अमेरिका के साथ करेंगे स्ट्रेट टॉक, क्योंकि मैंने कहा ना मुल्कों की अब अपना जो एक इशू है, ये जो है ना डिस्टेबलाइजेशन अरब वर्ल्ड में या किसी भी जगह दुनिया में, अफ्रीका में या कहीं पर भी, ये डिस्टेबलाइजेशन बड़ी बहुत बुरे असरात लेकर आती है। अब इसमें जो सफारतकारी ख़त्म हो जाए और ये हो जाए कि जी देखें ना यूक्रेन की जंग कैसे ख़त्म होगी, अब शुरू ना होती वो, अब मतलब है कि नेटो वहाँ रुक जाता, आगे नेटो के नए मुल्क बन गए, उनकी सिक्योरिटी कैसे होगी। प्रेसिडेंट पुतिन आगे बढ़ते हैं, वो कह रहे हैं जी मतलब है कि कैसे होगा, मुझे बताएं ना। जो जो जर्मन्स हैं या जो फ्रांस है, वो तो जो वेस्टर्न यूरोप है वो उनके अपना एक, जो ओल्ड यूरोप कहते थे रम्सफील्ड, ये न्यू यूरोप नया नया बना था उस वक्त, यानी जो नए मुल्क शामिल हुए थे जॉर्जिया के दिनों में, तो उनको रम्सफील्ड बड़े खुश थे कि ये सारे जो मुल्क हैं, लिथुआनिया और लैत्विया और इस्टोनिया, ये बड़े, इनको न्यू यूरोप कहते थे। लेकिन न्यू यूरोप जो है वो अब वो बिल्कुल फ्रंट लाइन है नेटो की। इशू ये सारा, और नेटो का हिस्सा भी हैं, तो इशू देखें, तुर्की की मिसाल लेना, तुर्की नेटो का रुकन है, लेकिन तुर्की जो है वो उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उसकी लीडरशिप और उसके साथ, और ये कतर में भी ऐसे ही है। ये देखें ना, ये मुल्क कॉम्प्रोमाइज, किसी कॉम्प्रोमाइजिंग, उन्होंने ये कहा कि जी अच्छा आप ऐसा है कि इस्माइल हानिया हमारे मेहमान के तौर पे आ जाए, ठीक है। तो 20 तारीख को इस्माइल हानिया, मैंने कहा ना 7 अक्टूबर के बाद पहली दफ़ा हमास की क़यादत वहाँ पे जा रही है तुर्की। हो सकता है वो तुर्की में ही कुछ अर्सा स्टे करे, ये भी हो सकता है कि तुर्की में ही वो स्टे करे। और क्योंकि ये जो दूसरे मुल्कों पे असैसिनेशंस और ये मामला भी आने, देखिए जब तक मुज़ाकरात चल रहे थे ना, अभी हिजबुल्लाह के साथ फ्रंट खुल गए बहुत ज़्यादा, उधर हिजबुल्लाह के लोग टारगेट हुए हैं, हिजबुल्लाह ने जवाब दिए। ये जो अचानक सामने आया है, ये इसमें जो इंडियंस थे, जो इंडियंस जो क्रू में थे उस जहाज़ में, वो रिहा कर दिए ईरान ने, जो पाकिस्तानी थे वो भी रिहा कर दिए हैं, ईरान के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि ये जो सफारती मामलात हैं ना, ये सफारतकारी की नाकामी होती है। और इस मरहले पे जब सफारतकारी जा चुकी हो कि एक एग्रीमेंट साइन हो जाएं और एक बात तय हो जाए और ये मराहल तय होने शुरू हो जाएं कि अच्छा जी ये रमाली होंगे तो जवाब में इतने रिहा होंगे, ये ऐसे होगा 2 रियासत, और फिर अचानक ये आए खबर कि जी वो तो बेहतर है कि सरकलम कर दिया जाए, सारे कैदी जो जितने मौजूद हैं उनको एक ही दफ़ा ख़त्म कर दिया जाए कि पॉपुलेशन ख़त्म हो जाए। तो ये अब मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अब देखते हैं कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। यहाँ पर अमेरिका सकिन होता है तो वो उधर से मार्कोस खड़े हो जाते हैं कि हम तो बेसिस नहीं दे रहे। आप देखें ना, मैंने उस दिन भी बात की थी कि ये बहुत बड़ी समिट हुई है जापानीज़ फिलिपीन और साथ उसके अमेरिकन की, और फिलिपीन का कहना कि हम तो नहीं देंगे बेसिस। मतलब ये कितना अजब सा एक इशारा है अमेरिका को कि मैंने से कहा ना, ओबामा दौर से वो जगह लोकेट हो गई, अमेरिकन ने पहुँचना था तो एक स्टेटमेंट देना। तो वहाँ पर मैंने जो पूछा फिलिपीन से चेक भाई क्या हुआ है, वो कह रहे हैं कि बड़ी खौफनाक किस्म की यहाँ रिजेंटमेंट है कि जी अमेरिका यहाँ पे क्यों मौजूद है, हमें तो इस फड्डे में पड़ना नहीं चाहिए चाइना के साथ, और ये और वो, हम इस फड्डे में क्यों पड़े। जैसे कि आसियान मुल्क देखें, आसियान मुल्क बिल्कुल अलग थलग होकर बैठे हैं, इस पूरी दुनिया की जंगों से वो अलग होकर बैठे हुए हैं। पूरे आसियान मुल्क जो हैं वो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि किसी एक ब्लॉक में चले गए हैं। लेकिन ये है कि ये जो बाकी मसला इस वक्त खड़ा हो गया है, ये कत्लेआम और जहरियत जो दोबारा शुरू हो गई है, और कतर का जो स्टांस है कि हम इसको रिव्यू करेंगे, अब ये देखना है कि अब इसमें ये मामला जो बदकिस्मती के साथ गज़ा में दोबारा कत्लेआम शुरू हुआ है और रफ़ा में शुरू हो गया है इस वक्त, तो ये जो है ये अब कौन सा मुल्क क्या बात करता है, किस मुल्क से क्या बयान सामने आता है। अक़वाम मुत्तहिदा में अगर करारदाद फ़लस्तीन को तस्लीम करने की वीटो होती है, तो वो मुल्क जिन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हम तस्लीम करने जा रहे हैं यूरोप के, वो तो स्टांस ले लेंगे, स्पेन कर आयरलैंड। तो ये बदकिस्मती से एक तकसीम की तरफ, और इस करारदाद की हमायत में सबसे आगे जो है वो रशिया और चाइना खड़ा है कि फ़लस्तीनी रियासत को माने। ये मामला अब कहाँ जाते हैं, फ़िलहाल तो इसमें आज मेरे ख्याल से बुरी खबरें ही हैं
और कोई उम्मीद इसमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन यह है कि देखते हैं कि अगले 24-48 घंटों में कोई खैर की खबर है। हमारी तो यही दुआ है दुनिया के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।